एक व्यक्ति अपनी मां को लेकर पुलिस थाने जाता है। वह वहां पर रिपोर्ट लिखाने वाला है कि उसकी पत्नी आरती पिछले 2 दिनों से गायब है। वह हर जगह उनको ढूंढ चुका है, लेकिन उसको उसकी पत्नी नहीं मिल पा रही है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। अब पुलिस जब उससे और ज़्यादा पूछताछ करती है, उससे पूछती है कि वे कैसी दिखती हैं, उनका कोई फोटोग्राफ यदि उसके पास हो तो वह फ़ोटो ज़रूर दिखाए। लेकिन यहाँ पर जो शेखर, जो कि उस महिला आरती का पति होता है, वह कहता है कि उसके पास उसका फ़ोटो तो ज़रूर है, लेकिन वो पुलिस वाले एक बात पर गौर ज़रूर कर ले। दरअसल जो उनके बगल में रहने वाला जो पिंटू है, वह पिंटू अक्सर उसकी जो पत्नी है उसको छेड़ा करता था, यानी कि उससे आते जाते बहुत सारे मजाक और बहुत सारी बातें किया करता था। उन बातों को लेकर उसकी पत्नी अक्सर दुखी हुआ करती। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पिंटू ने उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। दरअसल अब तो वह पुलिस भी हैरान होती है और बस निकल पड़ती है उस आरती को ढूंढने के लिए। पुलिस अब सीधी पहुंचती है उस पिंटू के घर पर और पिंटू को पूछताछ के लिए पुलिस थाने लाती है। अब उस पिंटू से जब पूछताछ हो रही है तो पिंटू बताता है कि उसको उसकी जो आरती भाभी है वो बहुत ही अच्छी लगती हैं और उसने कई बार उसकी वीडियो भी बनाई। लेकिन एक दिन जब वह उनके घर में चोरी छुपे पीछे से घुस गया था तो वह देखता है कि जो उसकी भाभी आरती है वह उसके पति की बाहों में लेटी हुई है। वह यहाँ पर उनकी उस फिल्म को भी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन वह उस आरती से ज़्यादा कोई बात नहीं कर पाता है। दरअसल जो आरती नाम की महिला है उस अक्सर उस लड़के पिंटू को डांट दिया करती है और उससे कहती है कि उसके बस की कुछ भी नहीं है और ना ही वह ऐसा कुछ कर पाएगा। अब इन बातों को जब पुलिस जांचती है और उस लड़के से उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह चेक करती है तो पुलिस यहाँ अलग ही मामले में घूम जाती है। वह उस लड़के से पूछ रही है बार बार कि वह उस महिला के बारे में ज़रूर बता दे, आखिर वह महिला कहाँ गई है। लेकिन पिंटू बार बार मना कर रहा है पुलिस से और कह रहा है कि उसको उस महिला के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। अब तो पुलिस उस पिंटू के ऊपर अपनी जो मारपीट यानी कि पूछताछ के रवैये को थोड़ा कड़ा करती है, लेकिन पिंटू यहाँ पर बताता है कि वह इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं जानता है। पिंटू अब पुलिस को बता रहा होता है कि उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। अब तो उसकी जो 12वीं क्लास है उसकी जो परीक्षाएं हैं वो सिर पे हैं और आपकी पूछताछ की वजह से उसकी पढ़ाई छूट रही है। लेकिन पुलिस अब उस लड़के यानी कि पिंटू से और भी ज़्यादा पूछताछ करने के लिए उसको पुलिस थाने में रोक लेती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों हम इसी नाम से फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, आप लोग हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। दरअसल इंदौर मध्य प्रदेश में रहने आया यह नया जो युगल जोड़ा है, जिनका नाम आरती और शेखर है, ये लोग रहने वाले होते हैं भोपाल के। दरअसल वो इस लड़के जो कि बैंक में काम किया करता है, शेखर की नई नौकरी लग जाती है इंदौर में। इंदौर जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा वह शहर, यहाँ पर आकर जो वह लड़का शेखर अपनी पत्नी के साथ आता है और यहाँ पर रहता है। जैसे ही वो लोग वहाँ पर आते हैं, यहाँ आरती और शेखर एक दूसरे से बहुत सारी मोहब्बत किया करते हैं। उनकी उन मोहब्बत को देखकर वहाँ आसपास के जो लोग हैं वो लोग देखते ही रह जाते हैं और वो कहते हैं भाई वाह, जोड़ा हो तो ऐसा हो। यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं। जिस प्रकार से वह जो आरती अपने पति शेखर की देखरेख और उससे प्यार करती है, उससे अक्सर वहाँ पर रहने वाली महिलाएं चिढ़ने लगती हैं और वह अक्सर पूछती रहती हैं कि भाई तुम अलग संसार से आई हो क्या, तुम्हें अपने पति पर कुछ ज़्यादा प्यार नहीं आता क्या। इस तरह के जो प्रश्न अब तो उस आरती के सामने उठते हैं। आरती बड़ी हैरान होती है और उनसे कहती है कि भाई आप लोगों को क्या परेशानी है, मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। बस इसी प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा होता है। अब तो यहाँ पर जो वह शेखर है, शेखर की माँ भी आ जाती है उनके पास रहने के लिए। दरअसल शेखर अपनी माँ को अपने पास बुला लेता है क्योंकि यहाँ पर उसकी पत्नी अकेली रहती है
और आरती का अकेले में मन नहीं लगता है। यहाँ पर जो शेखर है अपनी माँ को अपने पास बुलाकर आरती के लिए एक साथी ढूंढ लेता है। अब यहाँ पर तो सास बहू बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाली होती हैं और वह जो शेखर है वह अपनी पत्नी और माँ के साथ बड़े ही खुश नसीब तरीके से खुश होते हुए वहाँ पर जीवन यापन काट रहा होता है। अब तो उनका जीवन बड़े ही अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर दोनों बहुत ही अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन वह जो पत्नी होती है यानी कि बहू अपनी सास को एक खुशखबरी सुनाती है। वह खुशखबरी ये होती है कि अब तो जो उसकी सास है बहुत ही जल्दी दादी बनने वाली है। दादी मतलब क्योंकि वह जो आरती है वह खुद माँ बनने वाली है। लेकिन आरती अपनी सास से कहती है कि इस बात को उसके पति को ना बताएं। दरअसल वह अपने पति को सरप्राइज देने वाली है। अब यहाँ पर जो शेखर की जो माँ होती हैं वो शेखर को कुछ भी नहीं बताती और बस इसी प्रकार से उनका जीवन यापन चल रहा होता है। एक दिन की बात जब वह जो शेखर और आरती दोनों के बीच में संबंध बन रहा होता है, तो अब यहाँ पर अचानक वह आरती उस शेखर से कहती कि थोड़ा प्यार से, क्योंकि अभी उसका जो शरीर है इन सारी चोटों को नहीं सहन कर पाएगी। दरअसल वह अपने पति शेखर को बता रही होती है कि वह बहुत जल्द मां बनने वाली है। दरअसल वह प्रेग्नेंट है। अब इस बात को सुनकर जो शेखर है उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है, यानी कि वह अब एक बहुत ही बड़ी सोच में डूब गया है और बस अपनी पत्नी के पास से हटते हुए बस उठ खड़ा होता है और बस बाथरूम में चला जाता है। वह अपना मुंह वगैरह धोकर आता है और बस अपनी पत्नी आरती से पूछने लगता है कि आप मुझे एक बात को सच्ची सच्ची बता दो कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। लेकिन आरती बड़ी ही खुश होते हुए बताती है अपने पति शेखर को कि वह बहुत जल्द माँ बनने वाली है। दरअसल वह 2 महीने की प्रेग्नेंट है। जैसे इस बात को ढंग से सुनता है वह शेखर पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह अब आरती से पूछता है कि मुझे यह बता दो कि तुम्हारे पेट में पल रहा जो ये बच्चा है ये किसका है। अब इस बात को सुनते ही आरती और भी ज़्यादा भड़क पड़ती है अपने पति शेखर के ऊपर और शेखर से कहती है कि आप जैसा गंदा इंसान मैंने ज़िंदगी में कोई देखा ही नहीं। अरे मैं तुम्हारी पत्नी और जो तुम अपनी पत्नी से इतनी सारी मोहब्बत करते हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही कि तुम उसके ऊपर गलत लांछन लगा रहे हो और कह रहे हो कि ये लड़का किसका है। मैं 100 आने सत्य बोल रही हूँ कि ये लड़का तुम्हारा ही है। इसके लिए चाहे मुझे धर्म ईमान कसमें कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे मुझे अपने हाथों में गंगा जल लेना पड़ जाए, लेकिन यह बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन शेखर के दिमाग में तो उस डॉक्टर वाली वह बात दिमाग में घर कर गई थी। दरअसल उस डॉक्टर जो कि उसके गांव का रहने वाला था, उसने उसको बता दिया था कि उसके शरीर में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से वह कभी भी पिता नहीं बन पाएगा। वह शेखर अपने आप को नपुंसक समझता था और वह सोचता है कि वह कभी भी अपनी मतलब कि पत्नी को उसके माँ बनने का सुख नहीं दे पाएगा। लेकिन वह अपनी पत्नी आरती से बहुत सारी मोहब्बत करता है। लेकिन यहाँ पर जो शेखर है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घर कर जाती है। दरअसल वह उस बात को सोच बैठता है कि अक्सर जो आरती है उसको बताया करती थी कि जो उनके बगल में रहने वाला जो लड़का पिंटू है जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, वह लड़का उस भाभी यानी कि आरती से बहुत सारी बातें भी किया करता है और उसको छेड़ता भी रहता है, लेकिन उसने कभी भी उसको छुआ तक नहीं है। अब इन बातों के बारे में वह जो शेखर है वह सोच जाता है हो ना हो यहाँ पर आरती और उसके जो देवर पिंटू हो उसके बीच में नाजायज़ संबंध कायम हो गए। अब इस बात को सोचते हुए वह बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होता है, लेकिन वह अब कुछ कर भी नहीं सकता था। वह अपनी पत्नी से बार बार यही पूछ रहा है कि तुम ये बता दो कि इस बच्चा जो कि तुम्हारे पेट में पल रहा है इसका बाप कौन है। लेकिन आरती बार बार कस्में खा रही है, लेकिन उन कस्मों का उस शेखर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब तो शेखर का जो प्यार पूर्वक जो रवैया होता है वह गुस्से में तब्दील हो जाता है और अब वह उस आरती के बालों को पकड़ते हुए आरती के सर को दे मारता है उसके बेड के सराहने में। और जैसे आरती का सर वहां से टकराया अब तो आरती वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन शेखर अब यहाँ पर नहीं रुकता है और वह अपनी पत्नी के गले को दबाना शुरू कर देता है। वह अपनी पत्नी के गले को इतनी बुरी तरह से दबाता है कि अब जो शेखर की जो सांसें हैं वो भी चलना बंद हो जाती है। जिस प्रकार से शेखर ने अपनी पत्नी की जान ले ली, अब तो वह अपनी पत्नी के सबको ठिकाने लगाने में जुट जाता है। दरअसल उसके दिमाग पर
वह गुस्सा इतना ज़्यादा घर कर गया था, वह अब अपनी पत्नी को उठाता है और बस उसको घसीट कर ले जाता है किचन में, और किचन में ले जाकर उस जो फ्रीज है उस फ्रीज में बंद कर देता है। रात भर आरती का शव उस फ्रीज में होता है। अब तो सुबह 3 बजे वह जो लड़का शेखर है वह जागता है और वह अपनी पत्नी के शव को एक प्लास्टिक बैग में लपेटता है और फिर उसको जैसे कि वह बाहर घूमने जाता है अपने स्कूटी पर रखकर उसको दूर नाले के साइड में फेंक कर आ जाता है। अगले दिन जैसे ही उस सास को उसकी बहू वहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है तो वह उस लड़के शेखर से पूछ रही होती है कि उसकी बहू कहाँ पर गई है, लेकिन यहाँ पर तो खुद वह भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और दिखा रहा होता है कि उसको भी उसकी पत्नी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। आखिर उसकी पत्नी कहाँ गई। वह लोग अब तो उस आरती के फ़ोन को भी ट्राई करते हैं, लेकिन फ़ोन तो उसी घर में मिलता है। अब तो वह जो 2 दिन बहुत सारी ज़्यादा खोजबीन मचाते हैं, हर जगह पूछते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन आरती के बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। अब तो वो माँ बेटा बहुत ही ज़्यादा हैरान और दुखी होते हैं और अब नज़दीकी पुलिस थाने में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। यहाँ पर वह लड़का शेखर बताता है कि उसका जो पड़ोस में रहने वाला जो पिंटू 16 साल का लड़का है उसका उस पर शक है, क्योंकि वह अक्सर उसकी पत्नी को छेड़ा करता। अब तो पुलिस भी उस पिंटू को अपने थाने में ले आई तो और उससे पूछताछ कर रही होती है। यहाँ पर पिंटू बार बार कह रहा है कि हाँ उसकी ये गलती तो थी कि वह अपनी भाभी समझकर उससे हंसी मजाक तो कर लिया करता, लेकिन उसने उनको छुआ तक नहीं। एक दिन बीत जाने के बाद पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। दरअसल वो लोग बता रहे होते हैं कि वहाँ पर जो नाले के किनारे में प्लास्टिक में लिपटा हुआ कुछ ऐसा पड़ा है जिसको देखकर अक्सर वहाँ पर कुत्ते भौंकते रहते हैं। उनको भगाना पड़ता था, वो कुत्ते वहाँ से भागते हैं। पुलिस तो उस जगह पर पहुँचती है और उसको देखकर बड़ी ही हैरान होती है, क्योंकि वहाँ उस प्लास्टिक बैग में एक लाश मौजूद होती है। अब तो पुलिस उस लाश की शिनाख्त करवाती है उन लोगों से और यहाँ पर वह लड़का शेखर और उसकी माँ दोनों इस लड़की की शिनाख्त करते हैं और मानते हैं कि यह उसकी अपनी पत्नी आरती है। दोस्तों यहाँ पर उस माँ का और उस बेटे का रो रो कर बहुत ही बुरा हाल है और अब तो पुलिस उस महिला की जो शव की जांच कराने के लिए उसका पोस्टमार्टम कराने के लिए हॉस्पिटल भेजती है और इंतजार कर रही होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का। दोस्तों जैसे ही वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने आती है तो पुलिस भी बड़ी हैरान होती है और वह अब बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी थी वह गर्भवती थी 2 महीने की, यानी कि उसके पेट में बच्चा पल रहा था। आखिर वह बच्चा किसका था। लेकिन यहाँ पर जब ये बातें आती हैं तो वह सास कहती है कि यह बच्चा शेखर से ही उसकी पत्नी यानी कि आरती गर्भवती हुई थी। और इस सभी बातों को जब वह सुन रही होती है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है वह शेखर, और शेखर की जो आंखें वो बदल रही होती हैं। अब तो शेखर पुलिस की आंखों में आ गया था और पुलिस अब शेखर को और उसकी मां को अलग अलग कमरे में ले जाकर उससे जब पूछताछ करती है तो यहाँ पर जो शेखर है वह टूट जाता है और शेखर इस बात को स्वीकार कर लेता है कि वह ही अपनी पत्नी का हत्यारा है, उसने ही अपनी पत्नी की दर्दनाक हत्या करी है। अब तो वह इस बात को भी स्वीकार कर लेता है कि आरती के शरीर में जो पल रहा हुआ बच्चा है उसका नहीं है। उसके दिमाग में जब ये बात आती है अब तो उसके शरीर से उस एम्ब्रियो का सैंपल लिया जाता है और उससे टेस्टिंग में पता चलता है कि यह उसी लड़के यानी कि शेखर का ही बच्चा है। अब तो पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि आरती के पेट में जो पल रहा बच्चा है वह उस लड़के यानी कि शेखर का ही है। लेकिन शेखर जहाँ इस बात में बहुत ही ज़्यादा हैरान था कि वह कभी बाप नहीं बन पाएगा, आज उसके पत्नी के पेट में उसका ही बच्चा मौजूद है। जब ये सारी सच्चाई उस शेखर के सामने आई तो शेखर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और वह सोच रहा था कि उसने अपनी पत्नी पर खामखा इतना ज़्यादा शक किया और उसी शक की बिना पर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस अब तो उस लड़के शेखर को गिरफ्तार करते हुए पुलिस थाने ले जाती है और वहाँ से उस लड़के शेखर को वहाँ की लोक अदालत में पेश करके एक आरती और आरती के बच्चे की जान लेने के जुर्म में उसको जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इस पूरे घटनाक्रमों के अनुसार आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दोस्तों
आप लोग कभी भी खुद को इतना बड़ा और बुद्धिमान ना समझें और बेवजह किसी पर इतना ज़्यादा शक भी ना करें, क्योंकि हकीम लुकमान भी इस बात को कहते हैं कि आपको हर बीमारी, हर मर्ज की दवाई मिल जाएगी, लेकिन आपको शक की जो दवाई है वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अपने प्यारों पर कभी भी इस प्रकार का शक ना पालें, क्योंकि इसके द्वारा पैदा किया गया जो दिमाग में मानसिकता है वह किसी न किसी का अनहित करा ही देगी। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें और सावधान रहें, क्योंकि इस प्रकार की कोई भी घटना किसी भी मनुष्य के जीवन में आ सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप लोग अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख कर दें और हमें बताएं कि हम लोग यहाँ पर क्या क्या त्रुटियाँ करते हैं और क्या क्या सही बोलते हैं। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया प्रोग्राम। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।